हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चैनल का नाम है सिंगर महेश राय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और सारी चीजें धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी। और हमने कल तक जो 75 क्वेश्चन पढ़ रखे थे, तो आज हम आगे चलते हैं और 25 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? ए ग्रह स्वर, बी न्यास स्वर, सी वादी स्वर या डी लघन स्वर? तो सही आंसर है सी। उत्तर राग की पहचान वादी स्वर से होती है, जो राग 12 बजे से रात्रि से दिन के 12 बजे तक उत्तर भाग के समय में गाए जाते हैं। उन्हें उत्तर राग कहते हैं या उत्तरांग भी कहते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं, जो राग 12 बजे से रात्रि से दिन के 12 बजे तक, मतलब कि रात्रि से जो गाए जाते हैं दिन के 12 बजे तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, और ये उत्तर राग में सी माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम चुनें। ए सिरा, बी गुल, सी सूत या डी अटी? तो सही आंसर है सी सूत। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे को सूत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इससे ज्यादा नीचे नहीं होगा, तो इसका आंसर तो दिख ही रहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक थे? मल्लिकार्जुन मसूर, बी लाल गुड्डी जयरामन, सी समता प्रसाद या डी विजय राघव राव? तो इसका सही आंसर है डी विजय राघव राव। चलो, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। विजय राघव राव बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1925 चेन्नई, इंडिया में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2011 को हुआ। ठीक है, याद रखना कि बांसुरी वादक जो है इसमें विजय राघव राव। कोई जरूरी नहीं हर बार पन्ना लाल घोष ही पूछेंगे। या एक और है प्रसिद्ध बांसुरी वादक, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आगे, प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा? ए तोड़ी, बी शुद्ध सारंग, सी भैरवी, डी बागेश्वरी? तो सही आंसर है सी भैरवी। संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए भैरवी राग को उपयुक्त होगा। भैरवी ठाट का राग है। जाति संपूर्णवादी म संवादी सा, न्यास के स्वर म प सा, गायन समय प्रातः काल, संप्रकृति
राग जो है इसका विलास खानी तोड़ी माना जाता है। विलास खानी के आसपास का ये राग माना जाता है, उससे मिलता जुलता राग माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। लोहा फतुल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ए फकीरुल्लाह, बी दरगाह कुली खां, सी मिर्जा खां फकीर उद्दीन मोहम्मद, डी अब्दुल फजल। तो सही आंसर है सी, मिर्जा खां फकरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो तोहफातुल हिंद पुस्तक मिर्जा खां फकरुद्दीन मोहम्मद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 81, हनुमत मत के सही रागों को चुनिए। तो आपके सामने दिया हुआ है, ए भैरव मालकोस हिंडोल दीपक मेघ श्री, बी में नट नारायण भैरव हिंडोल मेघ मालकंस वसंत, सी में भैरव मालकंस वसंत पंचम दीपक मेघ, डी में भैरव नट नारायण हिंडोल श्री पंचम मेघ। आपको एक मत के बारे में बता देता हूं, जब भी आप इस चारों मत के बारे में पढ़ें, हाँ, तो सब में ना एक अलग राग को पकड़ लें। ठीक है, हमेशा इससे ना जो कभी भी एग्जाम आएगा तो आप उसमें अलग राग को, जो उसमें डिफरेंट राग है उसको पकड़ के आप आंसर दे पाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। हनुमत मत के अनुसार 6 राग की 5-5 रागनियां होती हैं। इस मत के 6 रागों और 30 रागनियों के नाम दिए गए हैं, भैरव मालकंस हिंडोल दीपक मेघ और श्री। ठीक है, 6 रागों की 30 रागनियां बताई गई हैं हनुमत मत में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 82, किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? ए समय सिद्धांत, बी अर्ध व दशक स्वर, सी वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना, डी विदारी। तो सही आंसर है इसका डी विदारी। ठीक है, विदारी स्वर का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर संगीत सार के लेखक कौन है? ए कृष्णानंद व्यास, बी सवाई प्रताप सिंह, सी हृदय नारायण देव या डी श्रीनिवास। तो सही आंसर है बी सवाई प्रसाद सिंह। संगीत समय सार सवाई प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। श्री प्रताप देव सिंह द्वारा रचित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ संगीत रत्नाकर की तरह 7 भागों में विभाजित है। ग्रंथ रचित सवाई प्रताप देव ने बहुत
से प्राचीन ग्रंथों को देखभाल कर इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का अनुवाद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सवाई प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 84, क्षेत्र काकू का संबंध है प्रदेश से, देश से, कंठ से, विशिष्ट राग से। सही आंसर है इसका सी, क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। पंडित सारंगदेव ने संगीत के संदर्भ में काकू की व्याख्या की है। उन्होंने 6 प्रकार के काकू का वर्णन किया है और उसका नाम क्षेत्र काकू को एक्सप्लेन। क्षेत्र से अभिप्राय शरीर से है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज का अपना निजी गुण होता है। किसी की आवाज जोरदार, किसी की हल्की, किसी की भारी होती है, इसी को कहते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85, निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को कहते हैं गुरु, बी छंद, सी लघु या डी प्लुत। तो सही आंसर है बी, छंद को। निश्चित मात्रा को लय को विभक्त करने के लिए इसी को कहते हैं। निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को छंद कहते हैं। काव्य में जो कार्य छंद करता है वही कार्य संगीत में ताल द्वारा किया जाता है। छंद व ताल दोनों ही काल या समय को मापने के पैमाने हैं। ताल का जन्म छंद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रणव भारती के लेखक कौन है? जयदेव सिंह, बी कुमार गंधर्व, सी आचार्य बृहस्पति या डी ओमकारनाथ ठाकुर। तो आपका सही आंसर है डी, प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 ईस्वी बड़ौदा रियासत की तहसील भादरण के जहाज ग्राम में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव था, इसलिए इनकी रचना में प्रणव भारती ग्रंथ लिखे हैं। इनकी मृत्यु 1967 में हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वंदे मातरम, जोगी मत जा, वे मैं नाहूं माखन खायो आदि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ये स्वरावली आपके सामने दी हुई है, दर्शाता है कि किस राग को ये दर्शाता है? पूर्वी पूरिया धनाश्री या सी बिहाग या डी पूरिया कल्याण। तो सही आंसर है ए, ये पूर्वी को दर्शाता है। म प ध प म प ग म रे ग स्वर समूह पूर्वी राग से संबंधित है। पूर्वी थाट का राग है, मतलब आश्रय राग है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी ग, संवादी नी, न्यास का स्वर सागा प, गायन समय सायकाल, संप्रकृति राग पूरिया धनाश्री है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88,
बताइए। बागेश्री, इसको मिलान करना है। बागेश्री, मेघ मल्हार, छायानट, वृंदावनी सारंग, वृंदावनी सारंग सूची में दिया हुआ है। रेमा रे, फिर परे साम रेपा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका सही आंसर है सी। ए का होगा 3 सामा, ठीक है। बी का होगा 4 रेपा, मेघ मल्हार का संगति है। सी का होगा 2 छायानट का होगा परे, और डी का होगा 1 रेमा रे, ठीक है। नीचे दिया भी गया है बागेश्री का सागा, यहां पे सागा दिया हुआ है, देखिए इसमें ग तो कहीं है ही नहीं। मेघ मल्हार का रेपा, छायानट का परे, वृंदावनी सारंग में रे म रे है। कभी कभी गलत हो जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। छपाई में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? ऋतु का वर्णन, बी मृदंग के बोल, सी नोम तोम आदि का प्रयोग, या डी गमक युक्त ताने। तो सही आंसर है इसका बी, अंतिम में मृदंग के बोल का यूज होता है। चतुरंग के अंतिम चरण में मृदंग के बोल प्रयोग होते हैं। चतुरंग शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट गायन प्रकार है। इसके 4 भाग हैं। इसमें कविता, तराना, त्रिवट, सरगम। जब तराना बोल में पखावज के बोलों के साथ साथ साहित्य तथा सरगम का प्रयोग किया जाता है तो उसे चतुरंग कहते हैं, ठीक है। आप भी एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संकीर्ण का संबंध किससे है? ए राग वर्गीकरण, बी समय सिद्धांत, सी ग्राम मूर्छना, या डी वर्ण। तो इसका सही आंसर है डी, वर्ण से है, ठीक है। संकीर्ण का संबंध किससे है? तो वो वर्ण से है। संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से संबंधित है। इस प्रकार के रागों में कई रागों का मिश्रण होता है, जैसे पीलू, भैरवी आदि, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे त्रुटि लग रही है, क्योंकि देखो इसमें यहां पे दिया हुआ है क्या, डी, ठीक है। और इसमें संकीर्ण का संबंध बताया गया है राग, यहां पे दिया हुआ है संगीत, ये देखिए संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से संबंधित है। इस प्रकार के रागों में कई रागों का मिश्रण होता है, जैसे पीलू, भैरवी आदि, ठीक है। इसका ए यहां पे लिखा हुआ है, राग वर्गीकरण है ना, तो राग वर्गीकरण तो ये है, तो ए होना चाहिए, दिया हुआ है इसमें ऐसे करके डी, ठीक है। तो इसका मुझे कमेंट करके आप बताओगे क्या, बाकी मैं इसका अपडेट कर दूंगा जो भी होगा। अभी हम इसका ए मानेंगे, बस इसका कुछ भी हो सकता है, ए डी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91, भिन्न को जोड़ी को चुनिए, भिन्न जोड़ी को चुनिए। इसमें दादरा खेमटा, बी सूलताल झपताल, सी आड़ा चौताल दीपचंदी या एक ताल या तिलवाड़ा। भिन्न को चुनना है। तो सही आंसर है इसका डी, एकताल और तिलवाड़ा। एकताल और तिलवाड़ा ताल भिन्न है। एक ताल 12 मात्राओं की ताल है। इसमें 6 विभाग होते हैं, 1, 5, 9, 11 पर ताली तथा 3, 7 पर खाली पड़ती है। धिन धिन धागे तिलके तूना कत्ता धागे तिलके धीना। ठीक है। तिलवाड़ा ये 16 मात्रा की ताल है, 4 विभाग है, 1, 5, 15 पर ताली तथा 9वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। धा त्रिकिट धिन धिन धा धा धिन धिन ता त्रिकिट धिन धिन धा धा धिन धिन इसके बोल है। आगे चलते हैं हम। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? बाम गार्टन, बी प्लेटो, सी अरस्तु या डी विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है डी, शुद्धिकरण का सिद्धांत विश्वनाथ ने दिया है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किन का सृजन किया है? ए फरदोस्त, बी नक्श ए गुल, सी इमन या डी कलबाना। तो इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख के आप बताइए। ये थोड़ा मैं भी बोला था, इसमें तो अलग अलग थोड़ा सा मुझे लग रहा था। तो इसका सही आंसर है सी, ए बी सी डी चारों का किया है इन्होंने। ठीक है। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। अमीर खुसरो फरदोस्त, नक्श ए गुल, इमन, कलबाना इन चारों रागों का सृजन किया है। ठीक है। ये 4 राग हैं और ये नक्श गुल इमन यमन को भी कहते हैं, यमन ही है ये इमन, कलबाना इन चारों रागों का सृजन है, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा है। अमीर खुसरो का जन्म 1234 ईस्वी पंजाब के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का आश्रय प्रदान था। इसके द्वारा निर्मित अन्य रागों में साजगिरी, उपसाक, उपुसाक, सरपदा आदि हैं। इनको कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है तथा इनका देहांत 72 वर्ष की आयु में हुआ था। देखना, जैसे यहां भी दिया हुआ ना 72 वर्ष की आयु में, कहीं पे 95 दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है, उसकी टेंशन मत लेना आप सब। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, काल समय अनुसार ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। नारदीय शिक्षा, राग विबोध, राग तरंगिणी,
संगीत मकरंद। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें क्या किया कीजिए, आप देखा करिए कि कौन सा सबसे पुराना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद इस तरीके से। ए है संगीत मकरंद राग विबोध नारदीय शिक्षा राग तरंगिणी, बी है नारदीय शिक्षा संगीत मकरंद राग विबोध राग तरंगिणी, सी है राग तरंगिणी संगीत मकरंद नारदीय शिक्षा राग विबोध, डी है नारदीय शिक्षा संगीत मकरंद राग तरंगिणी राग विबोध। तो इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले नारदीय शिक्षा आई थी, नारद ने लिखी थी, संगीत मकरंद नारद ने लिखी, उसके राग तरंगिणी लोचन, फिर राग विबोध आई। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। नारदीय शिक्षा 7वीं शताब्दी में नारद के द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में नारद जी के ही द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नापुंसक राग का वर्गीकरण किया गया। इसे हम पढ़ चुके हैं और ये 8वीं शताब्दी में था, ये याद रखना। संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में। नारदीय शिक्षा नारद का ही शब्द आ जाए जिसमें वो 7वीं में हो जाएगा, और संगीत मकरंद भी नारद ने लिखा, वो 8वीं में आ जाएगा, ऐसे याद रखो। और मकरंद में हमेशा याद रखना पुरुष, स्त्री और नापुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लोचन कृत द्वारा रचित है। लोचन जो थे वो मिथिलांचल के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। इसमें सर्वप्रथम प्राचीन, यहां पे थोड़ा सा इस तरफ ऐसा है, ये दिया हुआ है। इस राग की पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई गई थी। जो लोचन जी हैं उन्होंने ही राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को अपनाया था सबसे सर्वप्रथम। ठीक है, राग विबोध के बारे में पढ़ते हैं। 1610 ईस्वी में आई, ठीक है, लिखी गई। और इसके सोमनाथ रचयिता हैं, इसके इस ग्रंथ के सोमनाथ ने 10 विकृत 7 शुद्ध 17 स्वरों को माना है। ठीक है, उन्होंने 7 शुद्ध उन्होंने बिल्कुल सही जितने सबने माना है, और जो इनके विकृत है वो 10 इन्होंने माना है, ये याद रखना है। तथा 23 मेल माने हैं, 75 राव की रचना की, तथा मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना चीजों का आपको पता चल रहा है एक ही चीज से। इसमें हर एक ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें एक एक ऑप्शन के बारे में आपको पता चल रहा है कि एक एक ऑप्शन के बारे में पता चलता है। तो फिर आपको अब ऐसे अगर होता है तो आपको थ्योरी पढ़ने की नहीं जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर ऐसे बताया जाए एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे बताया जाता है, सिर्फ आंसर बता दिया जाता है, तो उसमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 95, स्वर मेल कला निधि में कितने प्रकरण हैं? ए 10, बी 5, सी 6, डी 12। अभी प्रकरण है ना, तो मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हो गया था, फिर मुझे याद आया। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका बी होगा, 5 प्रकरण होंगी। स्वर प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, स्वर विस्तार प्रकरण, गमक प्रकरण, समय प्रकरण। आगे देखते हैं, स्वर मेल कलानिधि राम मात्यकृत ग्रंथ 1550 ईस्वी के लगभग लिखा गया है। अभी जो मैंने पहले बोला उस पर ध्यान मत देना। बोलते बोलते था ना, गला बैठ सा जाता है। तो 1550 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 5 प्रकार के प्रकरण को बताया गया है। उपोध घात प्रकरण, दूसरा स्वर प्रकरण, तीसरा वीणा प्रकरण, चौथा मेल प्रकरण और 5वां राग प्रकरण माने गए हैं। ठीक है, परिजात में भी दिए गए हैं प्रकरण के हिसाब से। नहीं, स्वरमेल का यहां पे पूछा गया है, तो स्वरमेल में 5 है, आपको 5 याद रखने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। छोटा करते हैं इसको, लगता है हमने ज्यादा छोटा कर दिया। चलो, सही कुट को चुनिए, सही कुट को चुने। अभिकथन ए, प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। आर है इसका कारण, लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता है, क्षमता होना चाहिए। ए सही है, आर गलत है। सॉरी, ए गलत है, आर सही है। बी, ए सही है, आर गलत है। सी, दोनों सही है। डी, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है गलत, ए सही है। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है, तो नहीं, लय में संवेगों के उजागर करने की क्षमता है। ठीक है, इसका तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 97। यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाएं, तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे? 6, 12, 24 या 48? सही आंसर है इसका सी, 24 होगा इसका। कैसे, ये देखिए, 4 स्वर के बढ़त में एक ही बार प्रयोग करने पर 24 तान प्रस्तार प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 98। कौन सा सरिका युक्त वाद्य गज से बजता है? ए सारंगी, बी विचित्र वीणा, सी इसराज या डी सरस्वती वीणा? तो इसका आंसर है सी, इसराज। इसराज वाद्य को गज की सहायता से बजाया जाता है। इसराज वाद्य में 16 से 19 पर्दे और 4 मुख्य तार होते हैं, जिनको मसा सापा से मिलाया जाता है। म सा और साप में मिलाया जाता है।
इसमें 14 से 22 तरफ के तार होते हैं। इसको दिलरुबा भी कहा जाता है। इसको दिलरुबा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो इसका सी। क्वेश्चन नंबर 99। वचिक अंगिका का संबंध है ए विभाग, बी अनुभाग, सी संचारी भाव या डी स्थायी भाव। तो इसका सही आंसर है बी अनुभाव। वर्चिक अंगिका का संबंध अनुभाव से है। स्थायी भाव को सूचना देने वाले विकार को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव को सूचना देने वाले विकार को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव प्राय शारीरिक, मानसिक या आंगिक होते हैं। ये भावोत्पत्ति की सूचना देने वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 100। रगाज और रागनी के लेखक हैं ए भारतखंडे, बी ठाकुर जयदेव सिंह, सी बीसी देवा या डी ओसी गांगुली। तो सही आंसर है इसका ए। सॉरी, इसका आंसर डी है। ठीक है, राग रागनी नहीं, रागाज और रागनी के लेखक ओसी गांगुली थे। ठीक है, ओसी गांगुली थे। तो ये थे इस 100 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन आज हो गए, 75 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। तो ये हो गया है समाप्त। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए और जिनको भी नेट की प्रिपरेशन करें उनको शेयर भी कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। तो यहाँ से आप जरूर जुड़े। यहाँ पे जो भी चीज होती है, प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसपे मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि एक एक अगर कम वैकेंसी होती है या कहीं जैसे कलकत्ता में आई, ग्वालियर में आई वैकेंसीज, मुंबई में आई, दिल्ली में आई, तो हर चीज पे नहीं बना पाता। थोड़ी ज्यादा वैकेंसी होती है तो बना लेता हूँ। अगर 3 पोस्टें होती हैं, 4 पोस्टें होती है तो उस पर बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उसकी भी नोटिफिकेशन दे देता हूँ अपने टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप वहां से जरूर जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो कुछ क्वेश्चन होते कमेंट में नहीं बता पाता, तो आप पहले कमेंट में ही पूछिए। अगर मैं कमेंट में उसका आंसर मैं दे पा रहा हूं तो ठीक है, वरना आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे आपको विस्तृत रूप में उसका आंसर दे दिया जाएगा। बाकी मेरे से जितनी कोशिश हो रही है मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे आप सब अप्रिशिएट कीजिए। और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके उतना मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मुझे लग रहा है कि भगवान की दुआ से सब अच्छा हो रहा है। थैंक यू एवरीवन।